तो आज हम बात करने जा रहे हैं स्टडी ऑफ साउंड में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं, साउंड वेव क्या होती है, हम बात कर चुके हैं, बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं। साउंड वेव में कितने मैकेनिकल वेव होती है, दो प्रकार की मैकेनिकल वेव होती है, एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडनल। तो साउंड वेव जो है वो हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो क्या होता है, वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है किसी भी साउंड की, ये सबको पता है। जैसे वेव बनती है तो दो वेव्स बनती हैं, दो अलग अलग प्रकार की वेव्स बनती हैं। एक हमारी ट्रांसवर्स वेव की वेव बनती है और एक हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव की वेव बनती है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंसेक्यूटिव हमारे पास रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन होता है, और ट्रांसवर्स वेव में हमारे पास क्रेस्ट और ट्रफ होता है। क्रेस्ट क्या होता है, टॉप वाला, ट्रफ वाला होता है नीचे वाला। अब आपको समझाते हैं कि क्रेस्ट क्या होता है और ट्रफ क्या होता है। तो जैसे आपके पास सामने अगर एक वेव आती है तो ये होता है पूरा कंप्लीट ऑसिलेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन कमिंग बैक टू द मीन पोजीशन अगेन आफ्टर कंप्लीटिंग वन ऑसिलेशन। तो उसको हम क्या बोलते हैं, वन ऑसिलेशन। और ये वन ऑसिलेशन का मतलब होता है कि ये टॉप वाला क्या होता है क्रेस्ट और नीचे वाला क्या होता है ट्रफ। तो ये हो गई वन वेव इज इक्वल टू वन ऑसिलेशन। इसी को हम बोलते हैं क्रेस्ट और नीचे वाले को हम बोलते हैं ट्रफ। अब ये वेव आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ रही है, और इसका जो मोशन कर रहा है पार्टिकल, जो मोशन डिस्टर्बेंस हो रहा है वो वेव के परपेंडिकुलर हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। ऐसे ही वेव के अंदर हमारे पास क्या होता है, क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस और ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेव की लेंथ, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, वेव लेंथ। ठीक है। अब ऐसे ही हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव का भी होता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, मैकेनिकल वेव ही होती है एक प्रकार की, जो ट्रांसवर्स वेव होती है। इसमें पार्टिकल जो ऑसिलेशन करता है वो वेव के पैरेलल करता है, जो पार्टिकल ऑसिलेशन करता है वो वेव के पैरेलल करता है। ठीक है ना। अब जब पैरेलल करता है तो यहां पर कंसेक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन होते हैं। अब कुछ बच्चों के सांप सूंघ गया होगा कि सर ये क्या बोल रहे हो, क्योंकि वो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, उनको फाइनल पेपर की तो ये प्रिपरेशन करनी नहीं है, वो एब्सेंट हो गए। तो मैं बताना चाहूँगा उन बच्चों के लिए कि इसको हम बोलते हैं कंप्रेशन, इसको हम बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन। रेयर, जब पार्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होती है तो क्या बनता है, कंप्रेशन। जब डेंसिटी कम होती है तो क्या होता है, अब प्रेशर के टर्म्स में समझ लो, हाई प्रेशर तो कंप्रेशन, लो प्रेशर तो रेयर फ्रैक्शन। तो इस तरह से आगे बढ़ता है कंप्रेशन और रेयर। तो दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और दो कंसेक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन के बीच का डिस्टेंस भी क्या होता है, वेवलेंथ। तो इस तरह से हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं बहुत आसान तरीके से। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और टू कंसेक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ। इट इज टर्म्स एड इन मीटर। और क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का डिस्टेंस भी क्या होता है। अब आप बोलोगे सर ये काय में बनती है और वो काय में बनती है, तो ये बनती है ट्रांसवर्स वेव में और ये बनती है नीचे वाली साउंड वेव में। ठीक है ना। इसके बाद हम बात करें एम्पलीट्यूड की। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है जब ये जो वेव है, ये वेव अपनी मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन द पॉजिटिव डायरेक्शन और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन द नेगेटिव डायरेक्शन। तो पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन के बीच में जो ये जो मिड पॉइंट होता है या मीन होता है, उससे कितना डिस्प्लेस हुआ पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुआ है, पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुआ है, यही होता है एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड इज नथिंग बट द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्रेशर और डेंसिटी। अब या तो डिस्प्लेसमेंट हो या प्रेशर हो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन द पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन यानी रेयर फ्रैक्शन में या कंप्रेशन में, तो इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को डिनोट इस लेटर से किया जाता है या एफ से किया जाता है, ये वी जैसा दिखने वाला है। फ्रीक्वेंसी का मतलब अगर समझो तो आप एक चीज समझ सकते हो कि अगर मान लीजिए कि मैं आपकी क्लास में एक दिन में 4 बार आ रहा हूं तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 4। अगर मैं 5 बार आ रहा हूं तो आपकी क्लास में तो 5, अगर 6 बार आ रहा हूं तो, यानी एक दिन के टाइम स्पेन में मैं कितनी बार अपने घर से आपके घर, अपने घर से आपके घर, अपने घर से आपके घर, अपने घर से आपके घर आ रहा हूं, इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अब ऑसिलेशन के टर्म्स में समझ लो कि एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन हो रहे हैं। मैं क्या कर रहा था, अपने घर से आपके घर वापस अपने घर, ये एक ऑसिलेशन हो गया। फिर अपने घर से आपके घर वापस अपने घर, तो कितने होगा, 2 ऑसिलेशन। तो एक दिन में मैं कितनी बार ऑसिलेट कर रहा हूं, यही होती है फ्रीक्वेंसी। हाउ फ्रीक्वेंट आई एम डूइंग द वर्क, यानी हाउ फ्रीक्वेंट आई एम डूइंग ऑसिलेशन, या हाउ फ्रीक्वेंट आई एम डूइंग टू एंड फ्रो मोशन। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में कितनी बार ऑसिलेट किया है, इसी को हम क्या बोलते हैं,
frequency. So frequency is termed as the sound wave is defined as the number of complete oscillation यानी rare fractional compression का pressure density का is called in per second is called frequency और इसकी यूनिट जो होती है वो क्या होती है हर्ट्स. इसकी यूनिट क्या होती है हर्ट्स. अब इसी यूनिट में हम लोगों ने 3 चीजें पढ़ी थी, वो पढ़ना है तो पढ़ लेते हैं, नहीं तो दिक्कत कुछ नहीं है. और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है 1 टाइम पीरियड यानी टाइम पीरियड का जस्ट रेसिप्रोकल जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी कहते हैं. बहुत खूबसूरती से. टाइम पीरियड इसका उल्टा होता है. अब मैंने कहा भाई 1 सेकेंड में मैं कितनी बार ऑसिलेट कर रहा हूं और इसका उल्टा करो तो क्या होगा कि एक ऑसिलेशन करने में कितना समय लगा. इसी को हम क्या बोलते हैं टाइम पीरियड. यानी टाइम टेकन बाय द ऑसिलेशन या टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में कितना समय लगा, इसी को हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों टाइम पीरियड. इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, इसका ऐसा यूनिट होगा सेकेंड. ठीक है, तो 1 सेकेंड में कितना, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड या टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन ऑफ प्रेशर और डेंसिटी एट अ पॉइंट इन द मीडियम इज नोन एज टाइम पीरियड. एंड दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स. अब इसके बाद एक और कैरेक्टरिस्टिक्स आता है पिच. अब पिच जो होता है वो श्रिलनेस होता है, कितना पतला है. जैसे अभी ये जो आपको दिख रहा है इससे अगर मैं थोड़ा पतला वेव बना दूं और पतला वेव बना दूं तो उसकी श्रिलनेस ज़्यादा होगी. अगर थोड़ा सा वेव बड़ा है मतलब यहाँ से ये पतला नहीं है तो इसका श्रिलनेस कम होगा. श्रिलनेस ज़्यादा श्रिलनेस कम, श्रिलनेस ज़्यादा. तो श्रिलनेस जो होती है वो डिपेंड करती है पिच पर या पिच डिपेंड करता है श्रिलनेस ऑफ साउंड पर. अभी आगे बढ़ेंगे तो समझेंगे. तो रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ. तो ये रिलेशन बताने के लिए कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हुआ था पिछली क्लास में, तो मैंने फिर से इसको समझाया था. तो हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ और क्या बोलते हैं स्पीड. तो जिस तरह से स्पीड आगे बढ़ती है उस तरह से वेवलेंथ के टर्म्स में देखा जाए तो वेव की जो स्पीड होती है वो डिपेंड करती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है एक पर्टिकुलर मीडियम में. तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव, जागो मोहन प्यारे जागो, नींद मत लाओ, जागो, है ना. तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस क्या होता है लैम्डा, लैम्डा मतलब वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होगी स्पीड. यानी अगर मैं बात करूं इसको बहुत खूबसूरती से, तो वेवलेंथ के टर्म्स में अगर मुझे फॉर्मूला लिखना है तो स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ अपॉन टाइम और ये 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड इज इक्वल टू एफ. और इस एफ को हम वी से भी डिनोट कर सकते हैं या हम स्पीड को वी से डिनोट करते हैं लैम्डा अपॉन टाइम. तो यहां से हम आसानी से 2 फॉर्मूलेस को डिड्यूस कर सकते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू एच लैम्डा, सॉरी लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी. तो यहां से हम बहुत आसानी से इसका फॉर्मूला डिड्यूस कर सकते हैं. v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी और 1 अपॉन टी होता है फ्रीक्वेंसी, तो v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ. तो यहां से हम स्पीड का भी एक फॉर्मूला निकाल लिए. अब यहां पर हमें इंपॉर्टेंट बात क्या समझनी है, सुनो. अगले क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी कोई चीज ऑसिलेट करेगी, जब भी कोई चीज ऑसिलेट, क्या हो गया तुम्हें, कोई प्रॉब्लम है, जब भी कोई चीज ऑसिलेट करेगी तो इसकी इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो फिक्स हो जाएगी. अब भाई एक बात बताओ, मैंने बोल दिया, अब इसी फ्रीक्वेंसी में तो बोला है, अब मीडियम चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है उस पर फर्क नहीं पड़ता. एक बार अगर सोर्स ने किसी साउंड को, किसी डिस्टरबेंस को क्रिएट कर दिया तो उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाए. इतना क्लियर हो गया, ठीक है. लेकिन अब ध्यान रखना, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, अच्छा एक बात बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं यहां पर है ना इसको है ना समझाने के लिए आपको है ना बॉल पेन का इस्तेमाल करके कलर अपन वाइट ले लेते हैं. ध्यान से देखना. अब मुझे एक बात बताओ कि मान लो कि ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है. अब मैं अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दूं, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दूं, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या बढ़ाना, क्या हुआ, क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ाना हुआ, जल्दी बताओ. ऑसिलेशंस बढ़ा दिया तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई ना. ऑसिलेशन बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी कि कम होगी, स्पीड कम होगी या बढ़ेगी, फिर स्पीड कम होगी या बढ़ेगी, जल्दी बताओ. बढ़ेगी पक्का? बिल्कुल नहीं बेटा, स्पीड कभी भी नहीं बढ़ती है, स्पीड कभी नहीं बढ़ती है. फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से स्पीड नहीं बढ़ती है. अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे, तो कम क्या होगा, सोचो. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, वेवलेंथ है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस वेवलेंथ. वेवलेंथ कम हुई या बढ़ी, भाई फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो वेवलेंथ क्या हो गई, कम.
मतलब एक को बढ़ाने पर दूसरी चीज कम हो रही है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट हो जाएगा ना, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट हो जाएगा, यानी स्पीड कांस्टेंट बन जाएगी अगर फ्रीक्वेंसी में छेड़ाछाड़ी करी तो, क्योंकि मीडियम चेंज नहीं हो रहा है। स्पीड किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? मीडियम के ऊपर। मीडियम चेंज होगा तो स्पीड चेंज होगी। अभी देखो आप, लैम्डा अभी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई थी तो लैम्डा क्या हो गया? कम। फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो लैम्डा होगा कम। जब लैम्डा कम हुआ, फ्रीक्वेंसी बढ़ी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन स्पीड इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि स्पीड जो डिपेंड करती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? मीडियम के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करती है? मीडियम। तो यहां पर हमारी स्पीड कांस्टेंट है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब आप बोलोगे सर ये क्या कह डाला आपने, बताता हूं अगले क्वेश्चन में, बहुत आसानी से समझ में आएगा। अब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली वेवलेंथ क्या होगा, ये अभी समझा दिया ना मैंने इसके पहले। इसके बाद अब अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अ साउंड वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, अगर एक साउंड वेव है जिसकी वेवलेंथ है लैम्डा और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है एफ, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? वी। मान लो अब वो किसी मीडियम में जा रही है, प्रोपोगेट थ्रू अ गोल्ड मीडियम। तो यहां पर एक गोल्ड की मैंने ना एक फॉइल ले ली, क्या बोलते हैं, एक वायर ले लिया, इसमें से साउंड वाइब्रेट करके निकल रहा है, पास हो रहा है। अब क्या हुआ, जैसे ही वो इधर से निकला और बाहर कहां आया? एग्जिट करा एयर में। तो एयर में उसकी जो वेवलेंथ हो गई वो कितनी हो गई? तो वेवलेंथ जो हो गई उसकी हो गई लैम्डा डैश। पहले कितनी थी? लैम्डा, तो अब कितनी हो गई? लैम्डा डैश। और फ्रीक्वेंसी में बोल रहा भाई चेंज आ गया है, वो कह रहा है चेंज आ गया है। मैं मानता हूं नहीं मानता हूं वो बात की बात है, लेकिन वो बोल रहा भैया एफ डैश हो जाएगा। ठीक है, न्यू वेवलेंथ ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव देन विच द फॉलोइंग विल बी ट्रू। तो ट्रू क्या होगा? पहले ये समझ लो कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। मैंने आपसे कहा कि मीडियम चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या चेंज हो रहा होगा? स्पीड चेंज हो रही होगी। अच्छा, किस मीडियम में स्पीड ज्यादा होगी? गोल्ड के मीडियम में ज्यादा होगी या एयर के मीडियम में ज्यादा होगी? ऑब्वियसली गोल्ड के पार्टिकल्स आसपास हैं, बहुत पास है, तो वाइब्रेशन जल्दी जल्दी होगा। एयर के पार्टिकल्स दूर दूर है मीडियम के, तो पार्टिकल में वाइब्रेशन कम होगा, यानी स्पीड ऑफ द साउंड इन गोल्ड मीडियम विल बी मोर। मोर होगी रे, तेरा मोर बनाऊं क्या है? अरे मोर होगी ना, काहे में? गोल्ड में ज्यादा होगी और एयर में कैसी होगी? कम होगी। यानी यहां पर एक चीज समझ में आ गई कि जो V होगा वो ज्यादा होगा इन गोल्ड, और V जो होगा यानी स्पीड जो होगा वो क्या हो जाएगा? कम। कंफ्यूज मत होना, यह स्पीड की बात कर रहा हूं मैं। एस से लिख दूं क्या? मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं एस से भी लिख सकता हूं। इसको मिटा दूं पहले, एस से लिख देता हूं। यहां पर ये एस जो है वो क्या होगा? ज्यादा होगा। यहां पर एस ज्यादा होगा और यहां पर एस कैसा होगा? कम होगा। क्यों? क्योंकि एयर में स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात यह, मैंने कहा कि क्या साउंड वेव जो प्रोड्यूस हुई है वो चेंज हुई है किसी सोर्स से? नहीं सर, वो गोल्ड में जाते आते एकदम एग्जिट कर गई, कहां पर? एयर में। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी कैसी रहेगी? कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी कैसी रहेगी? कांस्टेंट। यानी यहां पर जो फ्रीक्वेंसी एफ है और यहां पर जो एफ डैश है वो दोनों बराबर होगा। इसका मतलब एफ विल बी इक्वल टू एफ डैश। बोलो हाँ या ना। अब स्पीड में परिवर्तन आया है। अब स्पीड में क्या आया? परिवर्तन। अभी ध्यान से सुनना, तो लैम्डा में क्या परिवर्तन आएगा? यहां स्पीड ज्यादा थी, तो स्पीड का फॉर्मूला लैम्डा के साथ अगर एफ कांस्टेंट बना रहा है तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अगर स्पीड बढ़ेगी तो लैम्डा भी बढ़ेगा, स्पीड कम तो लैम्डा भी कम। यहां स्पीड क्या हुई? कम या ज्यादा? कम हुई। इसका मतलब लैम्डा डैश जो हो जाएगा वो लैम्डा से क्या हो जाएगा? छोटा। यानी ये छोटा तो ये मोटा, यानी ये बड़ा। बोलो हाँ या ना। इसका मतलब जो पुराना वाला लैम्डा था वो ज्यादा था, किससे? नए वाले लैम्डा से, तो लैम्डा डैश से बड़ा है। और फ्रीक्वेंसी कैसी हो गई? एफ विल बी इक्वल टू एफ डैश। क्यों? क्योंकि भैया वो तो कोई चेंजेस नहीं आ रहे। मीडियम जब आया, मीडियम जब दूसरा चेंज हुआ तो सोर्स चेंज नहीं हुआ साउंड को प्रोड्यूस करने वाला, सिर्फ मीडियम चेंज हुआ, तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो गई। स्पीड में चेंजेस आया क्योंकि मीडियम चेंज हुआ, और स्पीड में चेंजेस आया तो भैया ऑब्वियसली अगर एक कांस्टेंट है तो दूसरा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है। यानी ये चेंज होगा तो वो भी चेंज होगा। कैसे? डायरेक्टली। ये बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, ये कम हुआ तो वो भी कम हुआ। स्पीड कम हुई तो ऑब्वियसली गोल्ड की स्पीड ज्यादा होगी, गोल्ड में स्पीड साउंड की ज्यादा होगी, और स्पीड इन एयर विल बी लेस। इसका मतलब लैम्डा भी एयर का कम होगा और इसका ज्यादा होगा। यही इंपॉर्टेंट बात समझ में आई होगी। और मेरे ख्याल से अब हम आगे समझ लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा है। उसने बोला भैया इन तीनों चारों केस में क्या पॉसिबिलिटी है? तो भैया एफ तो चेंज होगा नहीं, मतलब ये दोनों तो फॉर्मूले कट हो गए। अब ये दोनों एफ बराबर है तो ये बराबर, ये बराबर। अभी मैंने क्या बताया था? लैम्डा डैश छोटा होगा,
यानी लैम्डा की तरफ चोंच होगी, बिल्कुल लैम्डा डैश की तरफ चोंच है, मतलब इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए। और ये पिछली क्लास में भी डिस्कस हो चुका है सवाल। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं, यही वाला आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ मीडियम, एक मीडियम है, अ वेव ट्रैवल विद वेलोसिटी v, वेवलेंथ लैम्डा, व्हेन दिस सेम वेव एंटर, सेम वेव मतलब फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं है, इसका मतलब स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वेवलेंथ के। भाई सेम वेव है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज की क्या, जब फ्रीक्वेंसी चेंज हुई नहीं है तो वेव सेम है, वेव सेम है तो भैया देख लो समझ लो, व्हेन दिस सेम वेव एंटर इनटू द अनदर मीडियम इट्स वेलोसिटी बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ पुरानी वाली, तो लैम्डा भी 2 टाइम्स हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, इट विल बी द वेवलेंथ इन सेकंड मीडियम, तो सेकंड मीडियम में वेवलेंथ क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स। तो ध्यान से देख लेते हैं अगला सवाल, तो क्या है, लैम्डा लैम्डा बाई 2, 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा, 2 लैम्डा, मेरे ख्याल से 2 टाइम्स ऑफ द लैम्डा इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सॉल्यूशन क्वेश्चन। तो चीजें समझ में आई किस तरह से हो रही है। अच्छा, इसको ऐसे भी समझ सकते हो, एक रेडियो सिग्नल है जो सिग्नल भेज रहा है 92.7 FM में, अब वो पहले एयर से तुम्हारे वायर में घुस रहा है, फिर तुम्हारे एयरपोर्ट्स में घुस रहा है, फिर किसी और के एयरपोर्ट्स में, और सब लोग एक ही गाना सुन रहे हैं, बोलो सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी में कोई तब्दीली आई क्या, मीडियम चेंज होते रहे लेकिन फ्रीक्वेंसी कैसी थी, सेम, क्योंकि जो प्रोड्यूस कर रहा है गाना उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, सेम। आ गई बात समझ में। इसको, ये सही आंसर नहीं था लेकिन समझने के लिए ये सही तरीका है, एक एग्जाम्पल बन सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट की, जिसमें कैरेक्टर्स ऑफ साउंड आएगा हमारा अगला। कैरेक्टर्स ऑफ साउंड में हमारे बात करेंगे हम 3 चीज़ों की, एम्पलीट्यूड, इसके बाद हम बात करेंगे एम्पलीट्यूड क्या होता है, लाउडनेस के डिपेंड करता है, फिर पिच की बात करेंगे। तो जैसे एम्पलीट्यूड की बात करूं तो मेरा फ्रीक्वेंसी अगर सेम है और मैं एम्पलीट्यूड में कम या ज़्यादा करता हूं, एक मिनट, अगर मेरी फ्रीक्वेंसी सेम है और मैं एम्पलीट्यूड को कम या ज़्यादा करता हूं तो मेरी लाउडनेस जो होगी वो एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगी। लाउडनेस का मतलब क्या होता है वो सुनो, जैसे मैं अब मेरी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी अगर मैं चेंज करता हूं, देखो मेरी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी में चेंज करने वाला हूं, मैं अपनी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी चेंज करूंगा, मतलब मेरी आवाज़ फ्रीक्वेंसी चेंज कर रही है, मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं। अब मैं यहां पर अपनी आवाज़ को चेंज नहीं कर रहा हूं ना फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहा हूं, लेकिन मैं इसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा रहा हूं, मैं अपने एम्पलीट्यूड को बढ़ा रहा हूं, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं आया। इसका मतलब आपको समझ में आया कि मैंने कोई चीज़ लाउड बोली है या वो कम लाउड है ना। अब मैं अपने पिच को चेंज कर रहा हूं, मतलब मैं इसकी श्रिलनेस को चेंज कर रहा हूं, तो जब मैं श्रिलनेस को चेंज करता हूं तो आवाज़ पतली या मोटी हो जाती है, समझ में आया। तो ये श्रिलनेस करी और ये मोटी कर दी मैंने आवाज़, मतलब बेस बढ़ गया है ना। तो इसको श्रिलनेस को हम बोलते हैं पिच। पिच जो होती है वो श्रिलनेस के ऊपर डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो एम्पलीट्यूड, अब देखो ध्यान से, अगर मैं एक वेव बनाऊं यहां पर, तो बताओ किसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है। ऑब्वियसली इस वाली वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, आप देखो टाइम पीरियड सेम लग रहा है, फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन एम्पलीट्यूड में चेंज आ गया, मतलब ये आवाज़ थोड़ी ज़्यादा होगी, ज़्यादा लाउड होगी, और ये आवाज़ थोड़ी कम लाउड होगी, बस, और यही अंतर, और कुछ अंतर नहीं है। ठीक है, समझ में आया। तो देखो आप ध्यान से देखो, ये थोड़ा सा लाउड हो गया और ये कम लाउड है ना, देखो ये डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, तो एम्पलीट्यूड इज लेस, साउंड इज सॉफ्ट, इसका मतलब लाउडनेस क्या होगा, कम, एम्पलीट्यूड इज मोर, साउंड इज लाउड। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इंटेंसिटी ऑफ द साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। स्क्वायर के ये एक फॉर्मूला है जो कि हम क्लास 11th में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको समझा दिया कि इंटेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। ये लाइट के केस में भी फॉर्मूला ट्रू है, लाइट वेव के अंदर ये ट्रू है, चाहे वेव कैसी भी हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, ट्रांसवर्स वेव हो, या फिर हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव हो, तीनों वेव के लिए यह फॉर्मूला ट्रू है। अभी हम क्लास 12 में लाइट पढ़ेंगे तो उसमें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये पता चला कि लाइट जो है वो एक पार्टिकल नहीं है, वो एक वेव है। तो उसके तुझे नींद आ रही है, तो एक लाइट जो है वो एक पार्टिकल नहीं वेव है, तो वेव इसी इंटेंसिटी, उसकी इंटेंसिटी स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जिसमें मैंने पिच बताई दी आपको, श्रिलनेस के ऊपर डिपेंड करता है पिच। तो पिच जनरली क्या होती है, जो लड़कियों की जो पिच होती है वो क्या होती है, हाई, और लड़कों की जो पिच होती है वो लो होती है, क्योंकि उनकी श्रिलनेस, जो लड़कियों की जो आवाज़ की जो श्रिलनेस होती है वो कैसी होती है, हाई होती है, ठीक है ना, पतली आवाज़ होती है, तो वो श्रिल ज़्यादा होती है। तो श्रिलनेस इज साउंड शॉर्टर वेवलेंथ हायर फ्रीक्वेंसी पिच इज हाई। तो जनरली लड़कियां की जो हाई होती है पिच
और लड़कों की जो पिच होती है वो कैसी होती है, लार्जर वेवलेंथ, लोअर फ्रीक्वेंसी। जब लार्ज वेवलेंथ होगी तो फ्रीक्वेंसी कैसी हो जाएगी, कम, और पिच भी कैसी हो जाएगी, कम, श्रिल कम होगा ना। आप देखो इसको समझो, इसको ऐसे समझो, देखो ध्यान से, मैं ये फ्रीक्वेंसी बनाई एक, है ना, और एक ये है, तो ये देखो ये जो है ये पतला है मोटा है, मोटा है, मतलब ये इसकी श्रिलनेस कम है या ज़्यादा है, कम है, श्रिल कम है भाई। ये जितना पास रहेगा उतनी श्रिल ज़्यादा होगी, और इसकी श्रिलनेस कैसी है, ज़्यादा। तो अब देखो यहाँ पर वेवलेंथ कैसी है, इसकी वेवलेंथ और इसकी वेवलेंथ, दोनों में वेवलेंथ किसकी ज़्यादा है, इसकी, ऊपर वाले की। और श्रिलनेस कैसी है, कम, श्रिलनेस कम, वेवलेंथ ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी कम, तो क्या हो गई हमारी पिच, कैसी हो गई, लो है भैया, लो। श्रिलनेस जिसकी जितना ये श्रिल होगा उतनी ही पिच ज़्यादा होगी। अब यहाँ पिच ज़्यादा, लैम्डा कम एज कंपेयर टू दिस, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा, तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, श्रिलनेस ज़्यादा, और लैम्डा यानी वेवलेंथ कैसी हो गई, कम। इसका मतलब ये हम लड़कियों की बात कर रहे हैं, पिच क्या हो गई, हाई। आ गई बात समझ में। इसके बाद तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है टिम्बर। अब ये टिम्बर क्या होता है, टिम्बर एक्सप्लेन क्वालिटी ऑफ साउंड, कि किस क्वालिटी का साउंड हमारे पास आ रहा है, ठीक है। एवरी पर्सन है डिफरेंट टिम्bre, तो वो क्वालिटी की बात करते हैं। अब टोन की बात कर लेते हैं। अ साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज अ टोन। एक फ्रीक्वेंसी वाला अगर साउंड अगर प्रोड्यूस हो रहा है, एक ही फ्रीक्वेंसी वाला, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टोन, ठीक है। अलग अलग फ्रीक्वेंसी की आवाज आ रही तो वो टोन डिफरेंट होगा, है ना। अभी मेरा टोन सेम है, मैं टोन चेंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन अब टोन ठीक रख पहले, है ना, ऐसे बोलते ना अपन लड़ाई में, माइंड योर लैंग्वेज, आई एम नॉट यार। सर क्या मीम देखते हो आप। तो माइनर डायटोनिक और एक मेजर डायटोनिक होता है, ठीक है। डायटोनिक प्लेड इन ओल्डन डेज और ये प्लेड नाउ डेज, ठीक है। एक्सप्रेस सैडनेस, एक्सप्रेस हैप्पीनेस। तो आप देखेंगे जो गाने सुनते हैं उसमें टोन जो होती है वो बहुत डिफरेंट होती है, और अलग अलग टोन की होती है, तो आप समझ नहीं पाते हो। तो इसमें दो तरह की होती है, एक तो माइनर होती है, जो माइनर टोन्स होती है। आप गिटार विटार बजाते हो तो उसमें माइनर कॉर्ड्स होती हैं और एक मेजर कॉर्ड्स होती हैं, वही सब हैं यहाँ। इतनी टेंशन मत लो, ये देखो आप, हाँ, वो आप लोग एक काम करो, आप लोग जाओगे शादी वादी में, और वो थोड़े अमीर लोगों की शादी होती है ना, तो वहाँ सिर्फ म्यूज़िक बजता रहता है, इंस्ट्रूमेंटल, है ना, वो इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक यहाँ ऐसे ही बजता है। और अपने यहाँ आजकल माहौल बनता है डीजे कम ऑन यो, ठीक है, हो गया, लाइन आउट, ठीक है। नोट बना के लिख लो 5 रुपए का। द साउंड विच इज प्रोड्यूस ड्यू टू द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड अ नोट। तो आप जो साउंड प्रोड्यूस होता है, बोले एक नोट गाना है अपन को, तो वो नोट जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज मिल जाती हैं अलग अलग साउंड की मिक्सचर्स की, तो उसको हम बोलते हैं नोट, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो विच हैव प्रॉपर्टी डिटरमाइंस लाउडनेस पिच। तो लाउडनेस डिटरमाइन बाय द एम्पलीट्यूड, मैंने बताया ना, लाउडनेस किसके ऊपर डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड के। और पिच जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो पिच भी ज्यादा, वेवलेंथ कम, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, वेवलेंथ कम, पिच ज्यादा। तो पिच इज डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द साउंड प्रोड्यूसिंग बाय द सोर्स। किसकी पिच ज्यादा, सोचो भाई, गिटार की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, तो इसकी पिच ज्यादा और इसकी कम, तो हायर पिच किसकी है भाई, गिटार की। द साउंड फ्रॉम अ गिटार हैज अ हायर पिच देन दैट ऑफ अ कार हॉर्न ड्यू टू द हायर फ्रीक्वेंसी। हायर फ्रीक्वेंसी किसकी रहेगी, गिटार की। वेवलेंथ किसकी कम होगी, कम किसकी होगी वेवलेंथ, जिसकी पिच ज्यादा है उसकी वेवलेंथ कैसी है, कम, तो गिटार की वेवलेंथ कम होगी। इतना समझ में आया, इतना क्लियरिटी आई पिक्चर में, दिमाग में छप गया। क्या हम ये कॉपी में लिख चुके थे, नहीं लिखा था, तो आज है, हाँ, तो लिख लो पहले इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी फटाफट।